हाय, कैसे हैं आप सभी? 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और मेरी तरफ से कोई भी वीडियो नहीं आई। मैंने कुछ कम्युनिटी पोस्ट करे समझाते हुए कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ। इवन तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में ये भी कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं हफ्ते में कम से कम 1 वीडियो डाल सकूँ, लेकिन सच बताऊँ मेरे से नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि मैं लास्ट 1 महीने से एक इंटर्नशिप कर रहा था, जहाँ पे मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंडर अपनी ऑब्जर्वरशिप पूरी कर रहा था। अब ये जो ऑब्जर्वरशिप होती है, फिर ये जो इंटर्नशिप है, इसे करना हमारे कॉलेज में तो मैंडेटरी है, लेकिन बाकी कुछ कॉलेजेस में आपके पास ऑप्शन होती है। आपका मन है करने का तो करो, नहीं करना तो मत करो। हमारे में मैंडेटरी है तो हमें करनी पड़ती है। इवन तो मैं तो पहले से ही करना चाहता था और मैंने पहले भी करी है, क्योंकि इंटरेस्ट है इतना ज़्यादा। अब इस पूरे 1 महीने के इंटर्नशिप के दौरान मैंने बहुत सारे डिस्कशंस किए, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा, बहुत सारे पेशेंट्स को देखा, बहुत सारे केसेस के ऊपर मैंने साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों से डिस्कशन की। चाहे वो इंडिया में जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बात करना हो, डिसऑर्डर के ऊपर बात करना हो, मेल और फीमेल की जो साइकोलॉजी के बीच में डिफरेंसेस आते हैं और उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, एक ही डिसऑर्डर मेल के केस में और फीमेल के केस में कैसे मैनिफेस्ट होता है, इन सब के ऊपर भी बात करना। बहुत लंबी लंबी डिस्कशन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, स्पेशली फ्यूचर ऑफ साइकोलॉजी और अभी जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, नई आरसीआई की गाइडलाइंस वगैरह, इन सब के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें करी है। और मे बी आने वाली वीडियोस में इन सभी चीज़ों के ऊपर, स्पेशली मेरी जो खुद की लर्निंग्स है इंटर्नशिप के दौरान, मैं इसको शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। आज की वीडियो में बस आपको थोड़ी बहुत अपडेट्स ही देना चाहूँगा कि एक्चुअल में लास्ट 1 महीने में हो क्या रहा था। क्योंकि देखो, ये पूरी इंटर्नशिप करते टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, समझा है। स्पेशली मेट्रो में मैं ट्रैवल करता था तो मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा है। मुझे एक चीज़ समझ आया कि मेल की मेंटल हेल्थ की क्राइसिस जो है वो एक्चुअल में काफ़ी रियल है और काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हो, बुरी स्थिति में है। इतनी बुरी स्थिति में है कि एक इंसान फ़ोन पे बात करते-करते रो रहा है, लेकिन उसके आस-पास के लोगों को पता भी नहीं है। अब मैंने उसे देखा, अब मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि ये सारी चीज़ों पे डायरेक्ट जाके हेल्प करना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशन, और वो भी मर्दों के केस में इतना आसान नहीं होता, वो मैं समझता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट तो नहीं जा सकता। ऐसे ही मैंने बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारी चीज़ों को समझा कि अच्छा, अभी भारत में मेंटल हेल्थ की क्या हालत है, किस तरीके से हम और अप्रोच कर सकते हैं और बेटर अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से हम और बेटर अप्रोच कर सकते हैं इन चीज़ों को। क्योंकि इसका एक श्योर शॉट सॉल्यूशन नहीं है राइट नाउ, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो और सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएँगी, चंगी हो जाएँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो जितनी भी चीज़ें सिस्टमैटिकली खराब हुई हैं, तो इन्हें सिस्टमैटिकली ही सही करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं जब साइकोलॉजी के फील्ड में आया था, जब मैंने अपनी बैचलर स्टार्ट करी थी, मुझे लगता था कि जो किताबें हैं, जो मुझे ज्ञान देती हैं, जिसमें बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि मुझे खुद का दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो कुछ इतने ज़्यादा नुआंसेस की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब मेरे सामने एक इंसान असलियत में आया, मैंने उसको उस साइकोलॉजिस्ट के साथ देखा, बात करते हुए, तब मुझे समझ आया कि किताब में जो इंसान है और मेरी आँखों के सामने जो इंसान है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। एक किताब है एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, जिसको मैंने अपने कोर्स के टाइम पे पढ़ा था और उसमें मैंने देखा था बहुत सारे अलग-अलग केसेस के बारे में बात करी जाती है कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, थेरेपिस्ट के सामने एक ऐसा क्लाइंट आया, वैसा क्लाइंट आया। तो मैंने जब उन केसेस को पढ़ा था, मुझे लगा था मे बी मेरे सामने भी कोई ना कोई क्लाइंट मुझे इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। सिम्पटम्स नहीं, बट फीचर्स, जिस तरीके से वो बात कर रहा है, जिस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहा है, वगैरह-वगैरह। बट फॉर माय सरप्राइज़ चीज़ें बहुत ही अलग है। इंसान किताब में अलग ही है, सामने अलग ही है। क्योंकि किताबें एक इंसान की जो नुआंसेस है उसको इग्नोर कर देती है। किताबों में कई बार चीज़ों को इतने ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में, इतना ज़्यादा थेरेप्यूटिक और प्रोग्रेसिव वे में दिखाया जाता है कि जो एक्चुअल नुआंसेस होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में या फिर किसी भी कन्वर्सेशन में, वही चले जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, किताबों में जो थेरेपिस्ट होता है, वो मैंने काफ़ी सारी किताबों में एकदम परफेक्ट थेरेपिस्ट देखा है। उसमें नुआंसेस ही नहीं है। एज़ इफ उस थेरेपिस्ट का खुद का कोई अनकॉन्शियस ही नहीं है, उसके खुद के कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। ऑफ कोर्स एक जो किताब लिखी जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप कैसे एक अच्छा थेरेपिस्ट बन सकते हो, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, एक अच्छा इंसान बन सकते हो जो सोचता हो, रैशनल थिंकिंग करता हो, क्रिटिकल थिंकिंग करता हो, उसमें ऑफ कोर्स ये बात है, वो नुआंसेस को क्यों लेकर आएंगे, बट आई बिलीव वो लाना भी जरूरी है। मैंने जब उन किताबों को पढ़ा, मेरे को लगा अच्छा, ये साइकोलॉजिस्ट है, इसका तो ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में जाके देखा, तो मेरे को समझ आया कि ये जो बात है, ये नुआंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो साइकियाट्रिस्ट तो समझता ही है, वो साइकोलॉजिस्ट तो समझता ही है, लेकिन साथ साथ वो पेशेंट, वो क्लाइंट भी समझता है। उसके लिए भी वो नुआंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके सामने जो थेरेपिस्ट एकदम परफेक्ट होगा, हमेशा परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज बोलेगा, तो उसे भी थोड़ा अटपटा लगेगा। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में, वो बेसिक होता है कि हम थेरेपिस्ट के साथ एक बॉन्ड बना सके, और वो जो बॉन्ड बनता है,
वो इंसानी बॉन्ड होता है कि इंसान दूसरे इंसान से एक कनेक्शन महसूस कर पा रहा है कि जो दूसरा इंसान है, अगर मान लो मैं एक पेशेंट हूँ, मैं एक क्लाइंट हूँ, तो मेरे सामने जो थेरेपिस्ट बैठा है, मैं उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड बना रहा हूँ जिसमें मुझे इस इंसान पे ट्रस्ट है, इस इंसान पे ट्रस्ट है, एक एआई पे नहीं, किसी रोबोट पे नहीं, किसी एक ऐसे इंसान पे नहीं जो बस किताबें पढ़ के आके बैठ गया और मुझे बस सुनाई जा रहा है। नहीं, मैंने ये काफी देर से समझा, मैं कहूंगा, क्योंकि अब मैं थर्ड ईयर में आ चुका हूँ अपनी बैचलर्स के, और मैंने अब जाके ये समझा कि क्यों एक अच्छा इंसान बनना या फिर एक सुलझा हुआ इंसान बनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ रियली गुड थेरेपिस्ट। बिकॉज फॉर्चुनेटली इन माई केस में जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था, वहां पे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो एक सुलझे हुए इंसान मेरे मायने में, या फिर मैं जिस तरीके से देखता हूँ वैसे नजर जरूर आते हैं। क्योंकि एक इंसान जिसके अंदर खुद इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो अपने उन कॉन्फ्लिक्ट को अपने क्लाइंट के सामने छुपा नहीं सकता। हाँ, कुछ कुछ केसेस में छुपा सकता है अगर केस बहुत ही डिफरेंट है, बट काफी सारे केसेस में छुपा नहीं पाएगा। मान लो एक क्लाइंट है जो बहुत ज्यादा रीअश्योरेंस चाहता है, और थेरेपिस्ट वैसा है जिसको नहीं पसंद है रीअश्योरेंस देना बिकॉज ऑफ सम बैड एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा, तो वो उस क्लाइंट से वो थेरेपिस्ट परेशान हो जाएगा। मे बी वो कुछ ऐसा कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उसके एथिक्स के खिलाफ है, या फिर जो उस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, जो हार्म कर सकता है, बेनिफिट नहीं। ये सारी चीजें भी एथिक्स में आती हैं। और मैंने ये सारी चीजें देखकर समझी, मेरे को समझ आई कि कैसे हर एक साइकोलॉजिस्ट का अपना एक तरीका होता है चीजों को देखने का, वो जिसको हम एक प्रकार से क्लिनिकल रीजनिंग कहते हैं। हर साइकोलॉजिस्ट का अलग होता है। मैंने कुछ साइकोलॉजी के ट्रेनीज को भी देखा जो अब रिसेंटली 2 या 3 साल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने वाले हैं। राइट नाउ वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग उनके साथ, पेशेंट्स के साथ। तो मैंने उनके साथ भी कुछ वक्त बिता के देखा कि उनके लिए चीजें कितनी अलग हैं, वो इस फील्ड को किस तरीके से देखते हैं, और वो इंसान जो इस फील्ड में लास्ट 10 साल से 20 साल से थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है, वो इन चीजों को किस तरीके से देखता है। तो मैंने दोनों के पर्सपेक्टिव को देखा। एक तरफ वो है जो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक है, स्पेशली जो ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आने वाले थोड़े से नकारात्मक नजर आए। वहीं जो 10 साल या 15 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो काफी ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्हें दिख रहा है कि इंडिया में धीरे धीरे करके काफी सारे लोग हैं जो इस मेंटल हेल्थ की इशू को एक्चुअल में इशू मान रहे हैं। बिकॉज मैंने भी वहां पे बहुत सारे पेरेंट्स को देखा जो अपने बच्चों को लेकर आ रहे थे। छोटे बच्चे की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बच्चों को, 16 साल के, 18 साल के, ऐसों को लेकर आ रहे थे। और मैं सिर्फ उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो काफी प्रोग्रेसिव हैं, काफी अमीर हैं, काफी एलीट है, नहीं। एक मिडिल क्लास बाप अपनी बेटी को लेकर आया था बिकॉज उसे अपनी बेटी की कदर थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बाप अपनी बेटी को लेकर आएगा, या फिर हर बाप अपने बेटे को लेकर आएगा, या फिर हर माँ अपने बेटे को या बेटी को लेकर आएगी। ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट करता था कि ऐसा नहीं हो सकता है, मिडिल क्लास परिवार मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मेंटल हेल्थ इश्यूज को इश्यूज नहीं मानता है, मेरा ये बिलीव था, वो बिलीव भी काइंड ऑफ टूटा जब मैंने ऐसे एक नहीं बहुत सारे केसेस देखे कि एक्चुअल में लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। कोई है जो अपने माँ बाप को लेकर आ रहे हैं। कोई बच्चा है, एक मैंने देखा था, एक 24 साल का आदमी था, वो अपनी माँ को लेकर आया था, भी उसका माँ को काफी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही थी। एंड मैंने देखा कि अच्छा, ऐसा भी होता है। क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, मैं भी इस फील्ड को लेकर थोड़ा सा तो पेसिमिस्टिक हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ इस फील्ड का जो नेचर है, इस डिसिप्लिन का जो नेचर है, उस कारण से नहीं। मैं पेसिमिस्टिक इसलिए हूँ बिकॉज ये जगह, इंडिया, यहाँ पे थोड़ा सा पेसिमिज्म मेरे अंदर घुस चुका है। जिस प्रकार से मैंने चीजों को देखा है, जिस प्रकार से मैंने आरसीआई की गाइडलाइंस को देखा है, तब से मैं थोड़ा सा होपलेस जरूर हो जाता हूँ। इंडिया में सिविक सेंस की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, रैशनल थिंकिंग की दिक्कत है, साइंटिफिक टेम्परामेंट ना होने की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है, मेरे से बेहतर आप लोग जानते होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं इन लोगों को देखता हूँ जो जेन्युइन हेल्प चाहते हैं, और हेल्प ऐसा एज इफ वैसा नहीं कि मैं उनके ऊपर पिटी कर रहा हूँ या फिर मैं उनके ऊपर दया कर रहा हूँ, नहीं, ये दया नहीं, ये मुझे एक ऐसा लगता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि ओके, फाइनली पीपल आर रियलाइजिंग इट्स इंपॉर्टेंस। काफी मैंने ऐसे केसेस देखे जहां पे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे थे, मतलब शरीर में सिर्फ मानसिक नहीं बट शारीरिक बदलाव आने लग गए थे। एक मैंने केस देखा था, मतलब वहां पे नहीं, मैंने कहीं और देखा था। उसमें एक बूढ़ी महिला थी, उनका हाथ ऐसे 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 होता रहता था, वो बात करती रहती थी, ऐसे ऐसे करती रहती थी। अब मुझे रीजन नहीं पता था, मुझे लगा मे बी कोई फिजियोलॉजिकल दिक्कत है या फिर न्यूरोलॉजिकल मे बी कुछ दिक्कतें होती है वो कारण से। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि स्ट्रेस एंड ट्रॉमा और अलग अलग इमोशन और कुछ न्यूरोलॉजिकल भी कंडीशनिंग थी, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा टाइम तक दबी हुई थी कि अब वो अपने हाथ को ऐसे ऐसे करने से रोक नहीं सकती है। शी नोज, वो अपना हाथ ऐसे पकड़ भी लेंगे ना, फिर भी उनका हाथ ऐसे ऐसे करता रहेगा। ये जो चीजें है, ये चीजें देखने को मिलती है। लोग बोलते हैं कि मेंटल और हमारी जो फिजिकल बॉडी है ये एकदम अलग होती है। ऑफकोर्स मे बी डुअलिज्म का
कॉन्सेप्ट यहाँ डाल सकते हैं, हो सकती है, लेकिन ये दोनों कोरिलेटेड तो है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट जरूर करती है, इंटरवाइंड है। लोग नहीं मानते थे कि यार दिमाग के ऊपर कितना भी स्ट्रेस डालो बॉडी कुछ नहीं करेगी, और ये जो केसेस हमको ऐसे ऐसे करते हुए देखने को मिलते हैं, समझ आता है कि मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा कि अब फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी मैनिफेस्ट हो रही हैं। इसी प्रकार मैंने बहुत सारे अलग केसेस देखे, बहुत सारी खुद की थिंकिंग को भी चैलेंज करा, स्पेशली जेंडर रोल्स को भी। मैंने एक केस देखा था, एक बच्चा था जो पहले एक मेल चाइल्ड थेरेपिस्ट के पास गया, उसने बात करने से मना कर दिया, बोलता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बात नहीं करने वाला। वही वो बच्चा एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट के पास गया, फीमेल चाइल्ड थेरेपिस्ट के पास गया, वो बच्चा ढंग से बात कर रहा था। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को अपने ऊपर क्वेश्चन होने लगा कि व्हाट इफ मैं अगर एक साइकोलॉजिस्ट बना हूं, मेरे सामने एक आया बच्चा है ना, और वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाया, तो मैं क्या करूंगा। मैंने ये सेम सवाल एक चाइल्ड थेरेपिस्ट से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसमें जरूरी नहीं है कि तुम्हारी गलती है, मे बी उस बच्चे का बाकी जो मेल है जो उनसे एज में बड़े हैं उनके साथ एक्सपीरियंसेस खराब रहा हो, मे बी उसके फादर के साथ एक्सपीरियंस खराब रहा हो, बड़े भाई के साथ रहा हो, या फिर कोई भी हो सकता है, मे बी स्कूल में टीचर हो जो कि तुम्हारे जैसा दिखता हो या फिर तुम्हारी उम्र का हो, उसके साथ एक्सपीरियंस खराब रहा हो, दैट्स वाई वो नहीं बात करना चाहता, उसमें तुम्हारी कंप्लीट गलती नहीं है। और एक और चीज मैंने देखी, एज ये एक फीमेल डोमिनेटेड स्पेस है, लाइक साइकोलॉजी ओवरऑल देखा जाए तो ये फीमेल डोमिनेटेड स्पेस है, यहाँ पे मेल्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और वैसे मेल्स जिनको जेन्युइन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है वो तो तुम्हें और भी ज्यादा कम देखने को मिलेगा, बहुत ही कम। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत अलग अलग लोगों को मिला है, और मेरे को आज तक अभी तक 5 से भी कम मेरे को मेल्स मिले हैं ऐसे जो जेन्युइन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। इंटर्नशिप के दौरान भी मुझे एक भी मेल नहीं मिला, दो तो मेरे कॉलेज में और 3 को मैं अलग से जानता हूँ, बस इतने ही हैं जिनको मैं जानता हूँ जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है साइकोलॉजी में, इसके मेथोडोलॉजी में, इसके पूरे प्रोसेस में, इसकी खूबसूरती में ओवरऑल। अब उसमें उनकी गलती नहीं है टोटल, अब ये फील्ड ही ऐसी है, इसमें आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके चीजें इंप्रूव जरूर होंगी, मैं उस चीज को लेकर तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ ही, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ राइज तो जरूर आया है, लोग उस चीज को लेकर थोड़ा सीरियस हो रहे हैं, लंबी लंबी थेरेपी चल रही है, 2-2 साल की थेरेपी चल रही है, प्रोग्रेस भी देखने को मिल रही है, लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है, वर्ड ऑफ माउथ से भी चीजें फैलती जा रही हैं, तो विच इज रियली गुड। इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ बोथ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और समाज, इन सब का मिल के हमें देखने को मिलेगा, तभी जाके चीजें और ज्यादा बेहतर हो सकती है। बाकी आई थिंक मुझे इतनी ही चीजें आपको बतानी थी कि मैं कहाँ था, और एक और चीज कि मैं आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके और वीडियोस भी डालता रहूंगा। असलियत में हुआ क्या कि मैंने बहुत टाइम से वीडियोस डाली नहीं है, तो ऐसे बैठकर वीडियोस रिकॉर्ड करना और लंबे टाइम तक बोलने की मेरी आदत छूट चुकी थी एक प्रकार से। अभी मैं वापस कुछ कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा कि थोड़ा सा फंबल हुआ, तो वैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वापस उस आदत को ला सकूं, क्योंकि वो आदत अगर रही तो मैं और जल्दी वीडियोस बना पाऊंगा। जैसे एक टाइम था जब मैंने 7 दिन में 7 वीडियो डाली थी, तो वो मेरे लिए काफी मुझे अच्छा लगता है जब मैं ऐसे बहुत सारी नॉलेज कोशिश करता हूँ देने की। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि हमेशा सही होती, कई बार मैं भी बहुत मिस्टेक्स कर देता हूँ, कई बार बोल देता हूँ इधर उधर, कई बार फ्लो में निकल जाता हूँ, या फिर कई बार मेरे दिमाग से निकल जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। मे बी इन फ्यूचर अगर साइकोलॉजिस्ट बन गया तब भी मे बी इन फ्यूचर अगर मैं साइकोलॉजिस्ट बन गया तब भी शायद से गलतियां तो रहेंगी, क्योंकि मानव तो गलती का पुतला है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।